हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 21 से सेक्शन 35 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कुछ हम सेक्शंस 20 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें उनके डेफिनेशंस या उनके मीनिंग बताए गए थे। इसमें सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट के बारे में डिस्कस करता है। पब्लिक सर्वेंट को इसमें 12 पार्ट में डिफाइन किया गया है कि 12 लोग ये जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। लेकिन हम इनकी बेसिक और मोटे तौर पर पब्लिक सर्वेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं कि जो सरकार की सेवा में हो या वेतन पाता हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो। अगर वो ये चीजें हैं इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ द गवर्नमेंट और remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government, अगर वो ऐसी पाता है, ये चीजें पाता है और ये कार्य करता है तो वो मोटे तौर पर पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। बाकी 12 चीजें हैं, उन 12 चीजों में से पब्लिक सर्वेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब सेक्शन 22 कहलाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो भूमि ना हो, भूमि से परमानेंट जकड़ी हुई ना हो, ऐसी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जैसे अब इसमें कहा गया कि कोई पेड़ है, पेड़ क्या है, परमानेंट अर्थ से जुड़ा हुआ है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। मकान है, वो परमानेंट क्या है, भूमि से आबद्ध है, इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। और रेस्ट जितनी है वो क्या कहलाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम अलग कर दें तो शेष जो हो गई वो क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। अब सेक्शन 23 आया रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, उसमें कहा रॉन्गफुल गेन इज द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी to which the person gaining is not legally entitled। वह व्यक्ति जो गेन कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, वह नियमतः उसे मिलने वाला न हो। जैसे नियमतः मान लिया कि किसी को कोई काम कर रहा है और उसे उसका पेमेंट मिलना है, तो जो काम कर रहा है उसको पेमेंट मिलना क्या है, नियमता है। लेकिन अगर किसी अन्य को वो पेमेंट मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल गेन कहलाएगा, रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। तो इसमें रॉन्गफुल गेन मतलब संदोष अभिलाभ कहते हैं इसको, कि वैध रूप से वो हकदार नहीं था लेकिन उसे वह प्राप्त हुई उस व्यक्ति को, तो वो रॉन्गफुल गेन कहलाया। अब यही बात इश्यू को बदल देते हैं, रॉन्गफुल लॉस क्या कहलाया, कि रॉन्गफुल लॉस में कहा कि रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज इल्लीगली एंटाइटल्ड। वो इनलीगली एंटाइटल्ड था जो वो प्रॉपर्टी को लूज किया, मतलब हानि क्या हुई कि जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति ना हो। वो हानि जो हो रही वो लीगली नहीं था, वो लीगली व्यक्ति नहीं था जो हानि उठाया, तो उसे संदोष हानि या रॉन्गफुल लॉस कहलाएगा। तो इसमें इन दो बातों की कहेगी। अब गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, तो इसी में जो व्यक्ति अभी हमने गेन किया क्या चीज, रॉन्गफुली गेन किया। अब प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो गेनिंग कहलाया वो क्या कहलाया, गेनिंग। और ये प्रोसेस क्या कहलाया,
गेनफुल लॉस या गेनफुल गेन, पर वो पर्सन क्या कहलाया, गेनिंग, मतलब उसके जो प्राप्त हुआ वो चीज क्या कहलाई, गेनिंग रॉन्गफुली या लूजिंग रॉन्गफुली कहलाई। अब बात आती है सेक्शन 24 की, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली क्या कहलाया, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन or wrongful loss to another person is said to do things dishonestly। अगर कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि उसे wrongful गेन या wrongful लॉस अभिकारित करे, तो ऐसा कार्य जो कर रहा है वह बेईमानी से कार्य करना हुआ कहा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से काम कर रहा है कि वह उसे रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस का अभिकारित करे, तो जो उसका इंटेंशन होगा वो इंटेंशन क्या कहलाएगा, रॉन्गफुल, वो इंटेंशन कहलाएगा डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली कहलाएगा। अब सेक्शन 25 इसमें कहा गया फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली कपट पूर्वक क्या कार्य किया गया, कपट पूर्वक कार्य कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट से करने का आशय करता है तो वह कपट पूर्वक कार्य कहा जाएगा। अब कपट क्या है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे मंशा कोई और है, उसके पीछे कोई मंशा और है, तो जो मंशा और है ऐसा कार्य किया गया, ऐसा कार्य जो करता है वो कपट पूर्वक कार्य कहा जाता है। सेक्शन 26 कहा गया रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण होना चाहिए, विश्वास करने का कारण होना चाहिए। इफ he has sufficient cause to believe that things but not otherwise, तो इसमें कहा गया कि वो विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। अगर पर्याप्त हेतु रखता है तो विश्वास करने का कारण कहा जाएगा। अब जैसे कहा गया कि एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता के दो बेटे हैं और एक बेटे की बात चल रही है तो जिसमें कहा गया वह उसका भाई है, तो अब विश्वास करने का कारण क्या हो गया कि चूंकि उसके दो बेटे हैं इसलिए भाई शब्द को विश्वास करने का कारण बन गया, भाई को विश्वास करने का कारण बन, रीजन टू बिलीव, इसी को रीजन टू बिलीव कहते हैं कि वो बात हो जो उठ रही हो तो उसे रीजन टू बिलीव कहा जाएगा। सेक्शन 27 कहा प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो उसके वाइफ के कस्टडी में हो, उसके क्लर्क की कस्टडी में हो या उसके सर्वेंट की कस्टडी में हो, तो इस एक्ट में उसकी मीनिंग ये मानी जाएगी कि जैसे वह प्रॉपर्टी उसकी ही कस्टडी में हो, उसकी ही कस्टडी में हो। तो अभी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसके वाइफ के कस्टडी में है, जो उसके क्लर्क की कस्टडी में है और जो उसके सर्वेंट की कस्टडी में है, वो ऐसी मीनिंग मानी जाएगी इस एक्ट में कि जैसे वह उसी व्यक्ति की कस्टडी में हो, ये बात उसको मानी जाएगी। अब सेक्शन 28 कहता है काउंटर फियर, काउंटर मतलब कूटकरण। कूटकरण क्या कहलाएगा? अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटर फियर who causes one things to resemble another things, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अब इसमें कहा कि ऐसा कोई एक चीज बनाई जाए, ऐसी कोई एक चीज बनाई जाए
जो दूसरे के आशय को सिद्ध करता हो, ऐसी कोई चीज बनाई जाए जानबूझ करके जो दूसरे की आशय को सिद्ध करता हो, तो वह कूटकरण कहलाएगा। सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की विल बना लेता है, अब उस व्यक्ति को विल बनाने का राइट था, उसने विल बना सकता था या बनाया है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने वह लाभ पाने के लिए उस व्यक्ति की विल खुद बना दी, खुद बनवा दी या बना दी। तो उसने क्या किया, सदृश एक जैसी चीज को बनाया, जिससे क्या हुआ कि उसका इंटेंशन क्या हुआ, उससे लाभ लेगा। तो वो जो चीज एक जैसी बनाया वो क्या कहलाई, कूटकरण कहलाई। वह कूटकरण कहलाई या काउंटर पैट कहलाई। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट, सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया। तो डॉक्यूमेंट मीन्स क्या है, लेटर, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स intended to be used or which may be used as evidence of that matter। तो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, किसी मैटर में वह पत्र, चित्र या ऐसा कोई साइन जो सिद्ध करने के लिए, उस बात को प्रूव करने के लिए कोर्ट में दिया जा रहा है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, वह दस्तावेज क्या कहलाया, डॉक्यूमेंट कहलाया। वह दस्तावेज कहलाया या डॉक्यूमेंट कहलाया। इसमें सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया। अब सेक्शन 29A में ऐड किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो उस बात को सिद्ध करने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगी। अब सेक्शन 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है, अब एक चेक है, एक चेक है, उस चेक को किसी के हक में उससे कैश निकालने के लिए, उससे पेमेंट प्राप्त करने के लिए उस चेक के बैक में हस्ताक्षर करते हैं। बैक में हस्ताक्षर करने का मीनिंग है कि वह परमिट कर रहा है कि फला व्यक्ति को वह रकम आहरित करने की पावर देता है। तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। ये जो सिग्नेचर करना है बैक में है, ये बैक में सिग्नेचर मूल्यवान प्रतिभूति या उसका परमिशन कहलाता है कि वह जो चीज कैश था, जो रकम थी, उसे उसे देने के लिए, उसे निकालने के लिए वो पावर देता है। तो इस चीज को मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। अब बात आती सेक्शन 21 में ए विल। विल क्या है, अभी बात आई कि कोई व्यक्ति जो अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को जिसको चाहे देना चाहता, तो जो उसमें मीनिंग थी हमारे रजिस्ट्रेशन में या और एक्ट में जो विल की मीनिंग है, वही मीनिंग इसमें दी गई कि विल की टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, जो विल का मीनिंग होता है वही इसमें विल का मीनिंग है। सेक्शन 32 कहा गया वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक उसकी कोई रीजनेबल इंटेंशन या कारण प्रतीत ना होता हो, तो वो जो उसमें कार्य करने का शब्द लिखा गया, उस शब्द का मीनिंग वही होगा, मतलब उसका अवैध लोप होगा। उस मीनिंग का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि जो उसकी परिभाषा को अलग कर दे रहा हो। मतलब उस शब्द का वही मीनिंग निकाला जाएगा जो उस शब्द को डिफाइन करने का बात कर रहा हो, अलग उसका अर्थ नहीं निकाला जाएगा। तो इसमें कहा इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन
जो है उसको लोप कर दिया जाएगा, मतलब उस चीज को वहां पर नहीं लिया जाएगा जो उस अर्थ को अनर्थ कर दे रहा हो। अब सेक्शन 33 का एक्ट ओमिशन। एक्ट ओमिशन, एक्ट पहले क्या है, कार्य क्या है, तो कार्य जो हम वर्क करते हैं, जो हम कोई चीज करते हैं, उस एक्शन को वर्क कहते हैं। जो और कहीं वर्क की मीनिंग है वही इसमें वर्क की मीनिंग दी गई, और लोप की मीनिंग भी वही दी गई, मतलब ओमिशन की मीनिंग भी वही दी गई जो हर जगह ओमिशन या लोप की मीनिंग होती है। सेक्शन 34 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको थोड़ा सा समझने की बात है कि सेक्शन 34 क्या कहता है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा, दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा अगर कॉमन इंटेंशन से, सबकी एक राय से कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है, ऐसा कार्य किया जा रहा है जो इलीगल हो, तो वो क्या कहला, वो वही इलीगल वर्क सेक्शन 34 में कहा गया, जो दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा वह कार्य किया गया। तो उसमें से सेक्शन 34 कहता है कि अगर दो से अधिक लोगों के द्वारा सेम इंटेंशन से एक कार्य किया जा रहा है तो वह ऐसा कार्य माना जाएगा कि जैसे हर व्यक्ति ने अलग अलग कार्य किया। मतलब मान लो कि 3 लोगों ने एक राय करके, एक काम करके और किसी व्यक्ति का मर्डर किया, तो तीनों व्यक्ति का इंटेंशन क्या हो गया, सेम हो गया, मर्डर करना हो गया, और तीनों व्यक्तियों की उस मर्डर में कहीं ना कहीं किसी तरह से भागीदारी है, किसी तरह से तीनों की भागीदारी है। तो वो जो तीनों व्यक्ति उसको मर्डर कर रहे हैं सेम इंटेंशन से, तो वो ऐसा माना जाएगा कि जैसे तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग उसका मर्डर किया हो। और इस बात के लिए अब बात ही अलग अलग मर्डर, तो 3 बार तो मर्डर नहीं हो सकता। तो इसी बात को कहा कि सेक्शन 34 जो बताता है वो ये कहता है कि इसमें दो चीजों को, दो कॉज को सिद्ध करना होता है, दो कारण को सिद्ध करना होता है। पहला कारण क्या है, सामान्य आशय, कि हर एक व्यक्ति का आशय क्या था। तीनों का सेम आशय था, लेकिन किसका किस वजह से उसका रीजन था उसको मारने का या वो कार्य करने का, उसका सामान्य आशय क्या था। और दूसरी बात आती है कि उस कार्य को करने में अभियुक्त की या उस व्यक्ति की भागीदारी कितनी है। तो सेक्शन 34 उसको पनिशमेंट करता है, लेकिन कैसा पनिशमेंट करता है कि उसका आशय क्या था, कितना आशय था, और दूसरी बात ये सिद्ध करता है कि उसकी भागीदारी उस काम में कितनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 34 की, कि उसमें सेक्शन 34 में सेम इंटेंशन से कई व्यक्ति कार्य को करते हैं, तो उसमें ये माना जाएगा कि जैसे हर व्यक्ति अलग अलग कार्य किया हो। तो उसके लिए हमें सिद्ध करना होता है कि वो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या था, दूसरी चीज उसकी भागीदारी कितनी है। ये दो बातें सेक्शन 34 में प्रूव करनी होती हैं। अब सेक्शन 35 में आती, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। 34 का ही पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट कहा गया। डिफरेंट क्या कह दिया गया, ऐसा कारण जिसका कारण आपराधिक है, जो क्राइम है, और वह आपराधिक, वो जो क्राइम है, वो जो व्यक्ति करने जा रहे हैं उनको उसका नॉलेज है, उसमें उनको नॉलेज है, और उस नॉलेज के रखते हुए भी वह कार्य कर देते हैं। अब सेक्शन 34 में था सब मिलकर के एक कार्य करते हैं। अब नॉलेज है कि नहीं है वो बात अलग है, कि नॉलेज है या नहीं वो बात, लेकिन सेक्शन 35 में क्या है कि वो जानते हैं कि ये अपराध है, और अपराध मिल करके सेम इंटेंशन से उसको करने जा रहे हैं। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से करने का कारण ही अपराध है, क्योंकि वो जानबूझ करके उसको कर रहे हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति भीड़ में चल रहा है, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। भीड़ में चल रहा है और भीड़ में उसको धक्का लग जाता है, एक महिला है एक पुरुष का धक्का लग जाता है।
धक्का लग गया और विदाउट उसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते हुए धक्का लग गया और वो बात खत्म हो गई। उसमें उसका इंटेंशन नहीं था। अब इंटेंशनली जो जानता है कि ये अपराध है और जानबूझ करके इंटेंशनली उसको वो चीज करता है, धक्का लगाता है या कुछ करता है इंटेंशन से, तो अब वो सेक्शन 35 आ गया। इंटेंशनली उसने वैसा कार्य किया। अब इंटेंशन नहीं था, दैट इज अदर थिंग्स। अब इंटेंशनली उसने ये कार्य किया, तो इसमें कहा गया कि ऐसा कार्य जो अपराध है और वो जानता है कि अपराध है, उसके बाद उस आशय से किया गया है वो कार्य, फिर तो वह कार्य सेक्शन 35 में आता है। अब सेक्शन 21 से सेक्शन 35 तक क्लियर हो गए होंगे। इसमें वर्ड्स की डेफिनेशन थी, कुछ शब्द की मीनिंग थी कि इस एक्ट में, आईपीसी में उनकी मीनिंग क्या ली जाएगी, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि सेक्शन 35 तक क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 36 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।